एम्पावरिंग द सैलरीड क्लास वीडियो सीरीज का आज है डे 15 और आज हम बात करेंगे प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में। अपनी लास्ट वीडियो यानी कि डे 14 पे हमने बात की थी स्पेशल अलाउंसेस के बारे में। हाय, मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह भल्ला, हस्बैंड ऑफ ए वंडर वुमन एंड ए प्राउड फादर ऑफ ए सुपर नॉटी गर्ल। I am a chartered accountant, a certified indirect tax and GST expert turned YouTuber having an experience of more than 10 years and founder of YouTube channel Consult Gurpreet. I help individuals and businesses save taxes and manage their finances through my videos, one-on-one consultancy and courses. प्रोविडेंट फंड या फिर एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, जिसको हम EPF भी बोलते हैं, सैलरीड एम्प्लॉइज के लिए इन्वेस्टमेंट करने का ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस है। इसमें हाई रिटर्न्स मिलते हैं, इसमें सेफ्टी है क्योंकि ये गवर्नमेंट बैक्ड है, और सबसे बड़ी बात कि टैक्सेशन एस्पेक्ट से ये EEE यानी कि एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो भी आप एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं, उस पर आपको जब इंटरेस्ट मिलेगा वो भी एग्जेम्प्ट होगा, और जब आपको मैच्योरिटी पर पूरा अमाउंट वापसी मिलेगा तो वो भी एग्जेम्प्ट होगा। तो EEE कैटेगरी ये हो गई। ये बेसिक कॉन्सेप्ट तो आप सभी लोग जानते हैं कि आपकी सैलरी का कुछ पोर्शन आपका एम्प्लॉयर डिडक्ट कर लेता है प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन के नाम पर, और उसको वो डिपॉजिट कर देता है आपके PF अकाउंट में, और जितना आपका कंट्रीब्यूशन है उतना ही एम्प्लॉयर भी डिपॉजिट करता है आपके ही PF अकाउंट में। तो कुल मिला के दोनों लोग, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों, एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड अकाउंट में कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो इस वीडियो में मैं तीनों ही एस्पेक्ट कवर करूंगा कि जो आप कंट्रीब्यूशन देते हैं उस पर कितना टैक्स लगेगा, जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा उस पर टैक्सेशन कैसे होगा, और जो आपको विड्रॉल अमाउंट मिलेगा या मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा उस पर टैक्स कैसे देना है। प्रोविडेंट फंड के टैक्सेशन को समझने से पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि प्रोविडेंट फंड 4 तरीके के हो सकते हैं: स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड और पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिसको हम PPF भी बोलते हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले ये टेबल देख लेते हैं और स्टार्ट करते हैं एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड के साथ। तो जो एम्प्लॉयर का पोर्शन है जो वो एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड अकाउंट में कंट्रीब्यूट करता है, उसके ऊपर टैक्स लगता है या नहीं ये देखते हैं। तो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड के केस में 7.5 लाख तक का अगर कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयर का तो वो एग्जेम्प्ट है। उससे ज़्यादा जितना भी कंट्रीब्यूशन होगा वो टैक्सेबल होगा और उस पर टैक्स देना होगा एम्प्लॉय को। रिकॉग्नाइज्ड और अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के केस में भी 7.5 लाख का कंट्रीब्यूशन अगर है एम्प्लॉयर का तो वो एग्जेम्प्ट है। उसके ऊपर का जो कंट्रीब्यूशन है उस पर एम्प्लॉय को टैक्स देना होगा। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट नहीं करता है, इसलिए यहाँ पर टैक्सेशन का सवाल नहीं उठता। उसके बाद सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। एम्प्लॉय जो कंट्रीब्यूशन देता है उसका डिडक्शन या उस पर क्या एग्जेम्पशन है। तो एम्प्लॉय जो भी कंट्रीब्यूशन करेगा प्रोविडेंट फंड अकाउंट में उसका वो डिडक्शन क्लेम कर सकता है अंडर सेक्शन 80C। अप टू 1.5 लाख का एग्जेम्पशन इस सेक्शन में मिलता है। सिर्फ एक एक्सेप्शन है यहाँ पर, अगर अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट करेगा एम्प्लॉय तो वो 80C में डिडक्शन के लिए एलिजिबल नहीं होगा। बाकी स्टैट्यूटरी हो, रिकॉग्नाइज्ड हो या PPF हो, तीनों ही केसेस में 80C में डिडक्शन अवेल कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट पे आते हैं कि जो इंटरेस्ट मिलता है हमें प्रोविडेंट फंड से उस पर टैक्स कैसे लगेगा। तो अभी तक का जो ओल्ड सिनारियो था उसमें तो ये था कि जो भी इंटरेस्ट आपको मिल रहा है आपके PF अकाउंट पर वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होता था चारों ही तरीके के प्रोविडेंट फंड अकाउंट्स के लिए। लेकिन हुआ ये कि ये जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है बहुत ही ल्यूक्रेटिव है। मैंने आपको बताया कि बैंक FD से कहीं ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें मिलता है और सभी तरीके के जो रिटर्न्स हैं इस पर वो एग्जेम्प्ट होते हैं। तो लोगों ने, स्पेशली ऐसे लोगों ने जिनकी सैलरी ज़्यादा है, जो अफोर्ड कर सकते हैं प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना, तो लोगों ने ज़्यादा पैसे इस अकाउंट में पार्क करना स्टार्ट कर दिया, जिससे गवर्नमेंट को ये लगने लगा कि ये जो बेनिफिट है एग्जेम्पशन का ये आम आदमी तो ले ही रहा है जिसको ये एग्जेम्पशन एक्चुअल में मिलना चाहिए, लेकिन ऐसे लोग भी ले रहे हैं जिनको इस एग्जेम्पशन की एक्चुअल में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोगों ने करोड़ों रुपए इसमें डिपॉजिट करना स्टार्ट कर दिया था, स्पेशली जो हायर सैलरी ब्रैकेट में आते हैं वो लोग। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने कैपिंग लगा दी है। अब कैपिंग ये है कि अगर आप 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं इन स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड या रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो है वो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन की बात मैं कर रहा हूँ। 2.5 लाख से ज़्यादा अगर आपने कंट्रीब्यूट किया है तो उस केस में 2.5 लाख से ऊपर जो भी कंट्रीब्यूशन है आपका उस पर जो भी इंटरेस्ट बनेगा उस पर आपको टैक्स देना होगा स्टैट्यूटरी और रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के केस में।
अगर आपने 2.5 लाख से कम इन्वेस्ट किया है तो आपका सारा इंटरेस्ट टैक्स फ्री रहेगा। और कुछ ऐसी सर्कमस्टांसिस भी हैं कि जहां पर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट नहीं करता है, जैसे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं। तो अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है तो उस केस में एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन की ये जो 2.5 लाख की लिमिट है इसको 5 लाख माना जाएगा। और पीएफ का हमारा लास्ट एस्पेक्ट है कि विड्रॉल जब हम करते हैं या मैच्योरिटी पर जब हमें पीएफ का पैसा मिलता है उस पर कितना टैक्स देना होगा। तो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड के केस में और रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के केस में ये अमाउंट फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा। पीपीएफ के केस में भी ये अमाउंट फुल्ली एग्जेम्प्ट है, आपको कोई टैक्स नहीं देना है। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के केस में टैक्सेबल होगा सिर्फ उतना अमाउंट जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन ये जो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये डिसाइड करने के लिए कि आपका जो विड्रॉल अमाउंट है वो टैक्सेबल होगा या नहीं होगा। क्या क्या कंडीशंस हैं ये देख लेते हैं एक बारी। तो अगर आप अपने ईपीएफ अकाउंट से पार्शियल विड्रॉ करते हैं या बिफोर रिटायरमेंट कुछ पैसा विड्रॉ करना चाहते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ मैरिज है, घर बनवाने के लिए या कोई भी इस तरह का इंपॉर्टेंट एक्सपेंडिचर के लिए, तो वो अमाउंट ईपीएफ का विड्रॉल एग्जेम्प्ट होगा। और अगर आप रिटायरमेंट से पहले ही फुल विड्रॉल करना चाहते हैं अपने पीपीएफ अकाउंट से तो ये देखा जाएगा कि कितना कंटिन्यूस पीरियड ऑफ सर्विस है। अगर 5 साल से ज़्यादा पुराना है आपका पीपीएफ अकाउंट तो आपको उस अमाउंट पर कोई टैक्स नहीं देना। मैच्योरिटी के बाद अगर आप कोई भी अमाउंट विड्रॉ करते हैं तो वो पूरा अमाउंट टैक्स फ्री होगा, वो अमाउंट एग्जेम्प्ट है। अगर आपने अपनी जॉब से रिज़ाइन कर दिया है, रिज़ाइन किए हुए 2 महीने से ज़्यादा हो गए हैं पर आपने कोई नेक्स्ट जॉब ज्वाइन नहीं की है तो उस केस में भी आप अपने ईपीएफ का सारा पैसा विड्रॉ कर सकते हैं और उस पर आपको टैक्स नहीं देना होगा। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट और आया था, कोविड-19 पैंडमिक की वजह से अगर आप अपने ईपीएफ अकाउंट से कोई भी पैसा विड्रॉ करते हैं तो उस पर भी आपको टैक्स नहीं देना है, वो टैक्स एग्जेम्प्ट माना जाएगा। तो ये इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि ईपीएफ से रिलेटेड जो भी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, इंटरेस्ट है या विड्रॉल है, तीनों ही चीज़ों पर किस तरह से टैक्स लगेगा, क्या कंडीशंस आपको देखनी है, ध्यान में रखनी है, सब कुछ मैंने बहुत शॉर्ट में और इजी तरीके से बताने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को ये सारी बातें क्लियर हो गई हों। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के अपनी क्वेरीज ज़रूर पूछिएगा। क्वेश्चन आंसर राउंड होने वाला है लास्ट में, उसमें मैं आपकी क्वेरीज ज़रूर आंसर करूँगा। एम्पावरिंग द सैलरीड क्लास वीडियो सीरीज़ के डे 15 में बस इतना ही। अपनी नेक्स्ट वीडियो यानी कि डे 16 पे हम बात करेंगे सैलरी अरियर्स या एडवांस सैलरी पर टैक्स का रिलीफ कैसे लेना है अंडर सेक्शन 89(1). चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस इनिशिएटिव में मेरा साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।